नमस्कार साथियों, आज इस चर्चा में वैदिक कालीन शिक्षा का पूरा भाग कवर हो जाएगा। तो चलिए, जहां से कल की चर्चा समाप्त हुई थी, आज उसी टॉपिक से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक कालीन शिक्षण विधियों को। इसको पढ़ने और समझने का मूल मकसद यह जानना है कि इन विधियों को संचालित कैसे किया जाता था। कभी कभी परीक्षा में किसी विधि के बारे में पूछ लेता है। तो चलिए, आज हम इसको विस्तार से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। वैदिक काल में शिक्षण सामान्यतया मौखिक रूप से होता था और यह प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान और वाद विवाद द्वारा होता था। यानी आज की तरह कॉपी किताबों का चलन उस समय नहीं था, इसलिए उस समय की लगभग शिक्षा मौखिक रूप से होती थी। मतलब गुरुकुल के छात्रों के प्रश्नों का जो समाधान होता था वो व्याख्यान विधि द्वारा और वाद विवाद द्वारा गुरु उनकी शंका का समाधान करता था। ठीक है, उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि का सहारा लिया जाता था। यानी भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि का सहारा लिया जाता था और कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन और अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास किया था, जिसे श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि कहते हैं। ठीक है, साफ जाहिर है कि उस समय की अनेक विधियों का प्रयोग अपने अपने ढंग से होता था, अतः यह इसके प्राचीन रूप को स्पष्ट करना आवश्यक है। यहाँ हम इन विधियों की वर्तमान से तुलना नहीं कर रहे, बल्कि प्राचीन समय में इनका प्रयोग कैसे होता था हम उसकी चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली विधि का नाम है अनुकरण यानी कंठस्थ विधि। ठीक है, अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वह भी शुरुआत में जब बोलना सीखता है ना, तो वो लोगों को देखता है, वैसे ही बोलने का प्रयास करता है। मतलब वो उस समय अनुकरण कर रहा होता है और जब वह सीख जाता है तब वह अपने ज्ञान, अनुभव और तर्क के बल पर स्वयं बोलने लगता है। ठीक है, ठीक इसी तरह वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। ठीक है, उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाता था। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। मतलब वो पढ़ते थे और बार बार उसको पढ़ते थे, शिष्य उसका अनुकरण करते थे, वो भी बार बार उसको दोहराते थे। ठीक है, इससे इस बार बार दोहरा कर वो शिष्य जो है उसको याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे। इसी को हम अनुकरण विधि कहते हैं। अनुकरण का मतलब होता है कि ये मार्ग पर चलना, जैसा तुम कर रहे हो वैसा देख कर वैसा ही सीखना। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरी विधि की, यानी व्याख्या एवं दृष्टांत विधि की। तो चलिए उसको देखते हैं। वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे। मतलब एक बार जब शिष्यों को याद हो जाए, उसके बाद गुरु उस नियम के या उस मंत्र के बारे में बताते थे कि इसका मतलब क्या है और ये है क्या चीज़, इसका अर्थ समझाते थे, बताते थे कि ये कैसे कहाँ लागू करना है। ठीक, उसके बाद उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे। इसके लिए वे उपमा, रूपक और अन्य दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। मतलब कहानी सुनाकर, बढ़ा चढ़ा कर बताते थे, अलग अलग नज़रिए से उसको देखना बताते थे, उसको प्रयोग करना बताते थे। ठीक, जिससे शिष्य जो है आसानी से उसको सीख सके, है ना, उसको समय या परिस्थिति उसके समय उसको लागू कर सके। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि है प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि। प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि को देखते हैं। वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य उन्हें शांतिपूर्वक सुनते थे बैठकर, है ना। उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी होता था। ठीक, जैसे जो सबसे योग्य शिष्य होता था उसको गुरुओं के सम्मेलन में और शास्त्रार्थ में बुलाया जाता था। बाकी शिष्य बैठकर सुनते थे, सीखते थे और अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। और जो ज़्यादा जैसे शिष्य ज्ञानी है तो उसको अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन में भी बुलाते थे, उनके बीच शास्त्रार्थ भी करते थे। शिष्य इन सब को सुनते थे और अपने तत्व संबंधी ज्ञान में वृद्धि करते थे। ठीक, वही बात हो गई। ठीक है,
बात करते हैं चौथी विधि की। चौथी विधि क्या कहती है? कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा, ज्योतिष, आयुर्वेद का ज्ञान आदि विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि द्वारा दी जाती थी। इन सभी विषयों पर गुरु करके दिखाता था। जैसे आयुर्वेद का ज्ञान अगर गुरु दे रहा है तो वो पहले जड़ी बूटियों को चुनना सिखाता था। गुरु बताते थे कि कहाँ कैसे इसका प्रयोग करना है, किस परिस्थिति में इसका प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवी विधि की, उसको देखते हैं। पांचवी विधि क्या है? श्रवण मनन विधि। यह विधि भी उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्र आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म दर्शन और अन्य विषयों के संबंध में जो भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे। ठीक है, चिंतन मनन का अर्थ होता है खुद से सोचना, विचार करना एकांत में बैठकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की छठी विधि की। छठी विधि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तर्क विधि। उत्तर वैदिक काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण में हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे। ये महत्वपूर्ण है। इस विधि के 5 पद थे। पहला था प्रतिज्ञा, दूसरा था हेतु, तीसरा था उदाहरण, चौथा अनुप्रयोग और पांचवा निगमन। ठीक है, तो ये थी वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ, जिसके अनुसार गुरु शिष्य को सिखाते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, याद कराते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैदिक काल में अनुशासन कैसा होता था, अनुशासन की व्यवस्था कैसी थी, उस पर चर्चा करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से था, यानी मन, कर्म, वचन से था। उस काल में शारीरिक संयम से तात्पर्य था ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, मतलब श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, जुआ न खेलना, गाय को न मारना, झूठ न बोलना, चुगली न करना। ठीक है, ये जो थे शारीरिक संयम से संबंधित नियम थे, इनका पालन करना होता था। फिर मानसिक संयम का तात्पर्य था इंद्रियों को वश में रखना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से दूर रहना। ठीक है, और आत्मिक संयम से तात्पर्य था आत्मा के स्वरूप को पहचानना, सब में एकात्म भाव देखना और सबके कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है, इस काल में स्वानुशासन एवं प्रभावात्मक अनुशासन महत्वपूर्ण था। छात्र अपने गुरु के आचरण को आदर्श मानते थे। ठीक है, आदर्श मानते हुए वे प्रभावात्मक अनुशासन का अनुकरण किया करते थे। कौन? छात्र। मन, वचन, कर्म की चीज़ आ गई ना। आत्मिक संयम हो गया जैसे वचन से, और जो शारीरिक संयम से इसका मतलब हो गया कर्म से, और मानसिक संयम का मतलब हो गया मन से। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखो, गुरु ने जो ज्ञान दिया, ये वचन में आ जाएगा। गुरु ने जो ज्ञान दिया, जो निर्देश दिए, उन पर खरा उतरना। ये नहीं कि 2 दिन नियमों के अनुसार चले, तीसरे दिन बोल दिए कि भैया हमारे बस का नहीं, तो ये वचन से विमुख हो जाना होगा ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैदिक काल में जो गुरु और शिष्य होते थे वो उस समय के अनुसार कैसे होते थे, उस पर चर्चा करते हैं, गुरु और शिष्य के बारे में। ठीक है, वैदिक काल में अति विद्वान, ब्रह्मज्ञानी, स्वाध्यायी और सचरित्र वाले व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। ध्यान से देखिए, वैदिक काल में अति विद्वान, ब्रह्मज्ञानी, स्वाध्यायी और सचरित्र वाले व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। ये अति ज्ञानी के साथ साथ अति संयमी भी होते थे। उस समय समाज में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये देव रूप प्रतिष्ठित थे। इन्हें धियावसु यानी जिसकी बुद्धि ही धन है, सत्यजन्मा यानी सत्य को जानने वाला, और विश्ववेदा यानी सर्वज्ञ आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता था। एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा, धियावसु, सत्यजन्मा और विश्ववेदा। ठीक है, ये अपने गुरुकुल के पूर्ण स्वामी होते थे। ये जो गुरु होते थे अपने गुरुकुल के जो थे वो पूर्ण स्वामी होते थे, परंतु पूर्ण स्वामित्व के साथ ही पूर्ण उत्तरदायित्व भी इनके साथ जुड़ा होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल स्वामी बने बैठे हैं, उनको उतना उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता था, है ना। जैसे जैसे पद बड़ा होता है जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं।
ये अपने गुरुकुलों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। ये अपने गुरुकुलों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। ये अपने शिष्यों के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और चर्चा करते हैं गुरु शिष्य संबंध, यानी गुरु शिष्य संबंध पर अब हम बात करते हैं। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों को अपने पुत्र के समान ही मानते थे और शिष्य गुरुओं को अपने पिता तुल्य मानते थे। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से मिलकर चलाते थे। ठीक है, हमने पहले जो कक्षा थी, पहली जो चर्चा की थी, उसमें हमने इस पर बात की थी, पॉइंट में आया था। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से मिलकर चलाते थे। वैदिक काल में शिष्य गुरुओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते थे और आज के समय में तो मुंह पे गाली दे देते हैं। अगर शिक्षक ना शांत हो तो बालक झगड़े पर उतर आते हैं, है ना, यही होता है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अब हम वैदिक कालीन परीक्षाओं उपाधियों की, कि उस समय परीक्षा और उपाधियाँ कैसी होती थीं। तो वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएं नहीं होती थीं। सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर यह निर्णय करते थे कि किस शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जैसा गुरु ने सिखाया है शिष्य को, जैसा शिष्यों को ज्ञान दिया है वैसा किसने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद इनको यानी शिष्यों को विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। अभी हमने बात की थी, अभी उस पर चर्चा की थी। ठीक है, जो विद्वान शिष्य होता था उसको विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। उसके बाद ये विद्वान जो होते थे, जैसे नहीं इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और जो योग्य बालक होता था, योग्य जो शिष्य होता था, वो इनको जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देता था, है ना। और जब वो संतुष्ट हो जाते थे, जो कमेटी बैठी होती थी, तो उसे सफल घोषित कर देते थे। ठीक है, हमने पहली जो चर्चा की थी उसमें हमने पॉइंट नंबर 8 और 9 को देखेंगे तो ये चीज़ और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, परीक्षा और उपाधियाँ वाला सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे टॉपिक को। अब है समापवर्तन समारोह। ठीक है, इसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समापवर्तन समारोह क्या होता है और इसको यानी समापवर्तन समारोह को पूर्ण कैसे किया जाता था। तो चलिए बात करते हैं समापवर्तन समारोह की। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन समारोह होता था। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। ठीक है, समापवर्तन समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतार कर, जो शिष्य होते थे उनको, ठीक है, ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी यानी जहाँ यज्ञ होता था वहाँ पर सामने बैठाते थे और वेद मंत्रों से देवताओं की पूजा होती थी। इसके बाद गुरु शिष्यों को उपदेश यानी दीक्षांत भाषण देते थे। वे उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, सम्मान, सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन का उपदेश देते थे और अध्ययन में कभी आलस्य ना करने का उपदेश देते थे। ठीक है, वे पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण से उऋण होने का उपदेश देते थे। मतलब जितना हम लोगों ने किया उतना तो तुम कम से कम चुकाना, है ना। तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार के दीक्षांत भाषण का उल्लेख मिलता है। एक तैत्तिरीय उपनिषद होता है, उसमें जो है इस प्रकार के दीक्षांत भाषण का उल्लेख मिलता है। जब आप उसमें जब इसको देखेंगे आसानी से समझ में आएगा। आज के अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में तैत्तिरीय उपनिषद दीक्षांत उपदेश दिए जाते हैं। उस काल में दीक्षांत उपदेश देने के बाद गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा करते थे। ठीक है, इसका सीधा मतलब यह हो गया कि जब शिष्य गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर लेता और घर की ओर लौटता था तो पहले उसका समापवर्तन संस्कार होता था। फिर गुरु शिष्य को उपदेश देता और कुछ बातें बताता था और बदले में शिष्य गुरु को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देता था, है ना। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी समापवर्तन संस्कार में। ठीक है, तो ये था समापवर्तन समारोह या समापवर्तन संस्कार। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। उस समय की स्त्री शिक्षा कैसी थी उस पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, स्त्री शिक्षा को। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था। यानी प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्री शिक्षा जो थी ठीक थी, मतलब स्त्रियों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक। परंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा दी जाने लगी। वर्णानुसार शिक्षा कैसे दी जाने लगी? क्योंकि पिछली चर्चा में हमने जाना था कि कैसे ब्राह्मणों ने अपने लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जाति आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल दिया, जिसके बाद से ही लोगों में जातिगत भेदभाव प्रचंड रूप से फैलना शुरू हो गया था, है ना। इसलिए शूद्र वर्ण की स्त्रियों को ब्राह्मणी व्यवस्था ने उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया कि हम बड़े हैं भैया, हम नहीं शिक्षा देने देंगे, ठीक। इसके बाद अल्तेकर ने एक तथ्य यह उजागर किया कि वैदिक काल के अंतिम चरण में ब्राह्मण काल में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा के संबंध में एक तथ्य यह भी मिलता है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं थे। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं। कहने का मतलब, ब्राह्मणों ने स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने धंधे को बचाए रखने के लिए लोगों को पहले जाति में बांटा, फिर ऊंची नीची जाति का दर्जा देकर जातिगत भेदभाव भयंकर रूप से फैलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से ही लोगों में भेदभाव और जातिगत भेदभाव की जो भावना थी वो पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जिन लोगों को अब बड़ी जाति का दर्जा मिल गया था वो स्वयं को ऊंचा समझने लगे और वो किसी दूसरी जाति के साथ रहना, बोलना, ये सब चीज़ों से वो नफरत करने लगे। इसी कारण सामान्य परिवारों की जो लड़कियां थीं, सामान्य परिवारों की जो बच्चियां थीं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त कर नहीं हो पाती थी, उच्च शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि सब लोग संघ में रहकर पढ़ रहे थे और वो रहते नहीं साथ में, इसलिए इनको जो है शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। केवल गुरुओं की पुत्रियां, राजघरानों और राज्यों में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियां ही और अति धनी और अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियां ही इन गुरुकुलों में प्रवेश ले पाती थीं और वो पढ़ती थीं, है ना। अब ये बात कहने वाली हो गई सिर्फ। यूँ तो उस काल में विश्ववारा, अपाला, शाश्वती और घोषा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविकता यह है कि उस पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी। और यदि यह कहा जाए कि उस काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित रही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। कि ये तो हम सिर्फ दिखावे के लिए कह सकते हैं इसको, ठीक। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसी ऐसी जालसाजियाँ रची थी, ठीक। अब हम आगे देखते हैं और अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्रों की, कि वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में तथा जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होती थी वो परिवारों में होती थी, ठीक है। और उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था होती थी वो गुरुकुलों में होती थी, ठीक। ये गुरुकुल प्रारंभिक वैदिक काल में तो प्रायः जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित किए जाते थे, जहाँ पर शोर शराबा ना हो, जहाँ पर शिष्य अच्छे से सीख सके, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धंधा बन गया था ना, उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर ये गुरुकुल स्थापित होने लगे थे। उस काल में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केंद्र होने के साथ साथ उच्च शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, ठीक। बड़े बड़े नगरों जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक, कर्नाटक और कांची उस समय के मुख्य शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है। ये थे वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र। अब हम आगे देखते हैं। हम इस पूरे वैदिक काल की शिक्षा पर एक सरसरी निगाह डालें तो इसका एक निचोड़ जो निकलता है वो यह है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली, अब हम एक बार इस पूरे वैदिक काल की शिक्षा पर सरसरी निगाह डालें तो इसका निचोड़ यह निकलता है कि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है, ठीक है। जो इस समय की शिक्षा चल रही है वो वैदिककालीन शिक्षा की प्रणाली पर ही बेस है, मतलब उस पर आधारित है। सच बात तो यह है कि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग नहीं हो सकते।
आज भी हमारी शिक्षा के उद्देश्य मूल रूप से वही हैं जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल की भांति हम आज भी समस्त ज्ञान विज्ञान और कौशल और तकनीकी शिक्षा की पाठचर्या में यानी समस्त ज्ञान विज्ञान और कौशल तकनीकी शिक्षा को जो है हम पाठचर्या में शामिल करते हैं। आज भी हम शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच वैसे ही मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करते थे जो उस समय थे। आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली और वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली में जो अंतर है वह विकास के क्रम में होना स्वाभाविक है ना, क्योंकि समय का अंतर जाहिर सी बात है ज़्यादा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली उस समय की संसार की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली है, परंतु आज के भारतीय समाज के स्वरूप से और उसकी भावी आवश्यकताओं की दृष्टि से उसके कुछ अपनाने वाले कुछ छोड़ने वाले जो तथ्य हैं वो क्या हैं कि आज की जो प्रणाली है शिक्षा की उसको देख लीजिए, और पुरानी जो थी, पुराने समय में गुरु शिष्य मिलकर है ना, साथ में मिलकर कार्य करके शिक्षा प्राप्त करते थे शिष्य लोग गुरु से। लेकिन आज क्या है, शिक्षा जो एक धंधा बन चुका है। लोग बड़े बड़े संस्थानों में अच्छी खासी रकम लेते हैं, है ना। जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अपनाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो है निःशुल्क शिक्षा, मधुर संबंध, स्वानुशासन होना चाहिए, व्यापक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, है ना, सीमित उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पाठचर्या को और विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वैदिक कालीन शिक्षा का भाग समाप्त हुआ आज। ठीक है, और कल हम जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।